जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस सेट जो नया आपका अगस्त सितंबर का जो आया फ्रेंड्स, उसको हम लोग से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले देखिए, आपका जो डेली प्रैक्टिस सेट जो 100 क्वेश्चन वाला था वो मैं कल आपको कंप्लीट करवा दिया, लगभग 20 सेट था वो मैं आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगे फुल डिस्कशन के साथ। तो प्लीज़ आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि आपका एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसका एक एक पॉइंट मैं आपको एग्जाम तक पूरा क्लियर करवा दूँगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि किस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आगे सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का जो आपका विवरण है वो मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की थी। अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद की, तो इसमें 731 सूक्त होते हैं और 6000 लगभग इसमें क्या होते हैं तो मंत्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अथर्ववेद की, तो याद रखिएगा आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा किस वेद में मिलती है तो अथर्ववेद में मिलती है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऋग्वेद है। आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। अगर हम बात करते हैं सबसे नया वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है। अगर हम बात करते हैं सामवेद की, तो संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। और याद रखिएगा सामवेद जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है वेद, याद रखिएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया है। तो देखिए, वेदांत सूत्र की जो रचना की है वो बदरायण ने की है, ध्यान रखिएगा। तो वेदांत सूत्र की रचना किसने किया है तो बदरायण ने किया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है आपका विश्वामित्र। देखिए विश्वामित्र की अगर हम बात करते हैं तो गायत्री मंत्र यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो विश्वामित्र ने की थी। और याद रखिएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र की चर्चा। ऑप्शन सी में आपका वेद व्यास। आपको पता है कि महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है, और महाकाव्य की जो रचना की मतलब महाभारत की जो रचना की थी किसने की थी तो वेद व्यास ने। वाल्मीकि आपको पता है महाकाव्य में ये आते हैं रामायण, तो रामायण की रचना किसने की थी तो वाल्मीकि ने की थी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन ऐसे भारतीय शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों को मानते थे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना, एक शासक है जिनका नाम अशोक है। अशोक जो है ना वो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्म को मानते थे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या स्टार्टिंग में अपनी शुरुआत में क्या था कि अपने जीवन में जो अशोक थे वो ब्राह्मण धर्म को मानते थे। फिर क्या हुआ कि फिर वो शैव धर्म को मानने लगे। मतलब राज तरंगी कलहन पुस्तक में ऐसा बताया गया है क्या कि अशोक जो थे वो शैव धर्म को मानते थे और फिर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अगर हम बात करते हैं अशोक की, तो आपको पता है कि अशोक का जो कार्यकाल था यानी कि उनका शासन था 272 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। अगर हम बात करते हैं बिंदुसार, तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय को मानते थे बिंदुसार। अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि संगीतज्ञ लाल खा को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किस मुगल बादशाह ने दिया था तो शाहजहां ने। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खा को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि दिया था किसने तो शाहजहां ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शाहजहां की, तो याद रखिएगा कि ये स्थापत्य कला का विकास किया था किसने तो शाहजहां ने, ध्यान रखिएगा। और शाहजहां ने क्या किया था कि दिल्ली के लाल किला, ताजमहल, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो शाहजहां ने ही करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था शाहजहां ने, ताजमहल, जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अगर हम बात करते हैं क्या ऑप्शन बी में आपका अकबर है। अकबर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि कल्याणकारी शासक था अकबर, कल्याणकारी शासक के रूप में अकबर को जाना जाता है। और ऑप्शन में सी में है आपका जहांगीर। तो याद रखिएगा न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है किसे तो जहांगीर को याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर कि किसने राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था। देखिए
राज्य विलय की नीति का मतलब ये है कि राज्य में हड़प नीति या अपहरण की नीति या गोद निषेध प्रथा, जिसको हम लोग गोद निषेध कहते हैं, या किसने लागू किया था। यही है राज्य विलय नीति बोलिए या राज्य हड़प नीति बोलिए या अपहरण की नीति बोलिए या गोद निषेध प्रथा। ये जो है इसको लाया था, याद रखिएगा, डलहौजी ने। डलहौजी ने हड़प नीति को लाया था। और याद रखिएगा डलहौजी ने सबसे पहले हड़प नीति को लागू किया था 1848 में। और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि डलहौजी ने हड़प नीति को सबसे पहले कहाँ लागू किया था, तो महाराष्ट्र के सतारा में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो महाराष्ट्र के सतारा में लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सबसे पहले हड़प नीति को लाया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या लॉर्ड डलहौजी, तो पता है क्या कि अगर हम बात करते हैं भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और डलहौजी को रेलवे का पिता भी कहा जाता है, मतलब रेल का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अब देखिए, अगर हम बात यहाँ पे करते हैं आपको कि क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि राज्य विलय की नीति को समाप्त किया, लागू तो किया लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन समाप्त किया लॉर्ड कैनिंग ने। ध्यान रखिए, समाप्त किसने किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने, लेकिन इसको लागू किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन सी में आपका एलन बोरो है। तो एलन बोरो से याद रखिएगा कि दास प्रथा का अंत 1843 में 1843 में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में किसने किया था, तो एलन बोरो ने किया था। अब हार्डिंग प्रथम की बात करते हैं तो याद रखिए हार्डिंग प्रथम से कि नरवली प्रथा का अंत किसने किया था, तो हार्डिंग प्रथम ने नरवली प्रथा का अंत किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि जैसे जो रोशन आनंद सर आपको बताते हैं, तो उनसे जो भी अगर कुछ लगता है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा लगा। इससे पहले भी आपको बहुत सारे सेट ऐसे ही अपलोड है, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा। और पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम पर PDF आपको मैं दे दूँगा। आज कल एक और दो आज वाला आज हम दोनों प्रोवाइड कर दूँगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर के टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जरूर जाइएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा कि किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर धनुष से जख्मी कर दिया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा तिलका मांझी ने। तो देखिए तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर जिसका नाम था अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर धनुष से जख्मी कर दिया था, जिनकी इनकी मृत्यु हो गई थी, तो तिलका मांझी ने। तो देखिए जब इनकी मृत्यु हो गई थी ना कलेक्टर जो अगस्टस क्लेवलैंड की 1784 में, तो तिलका मांझी को 1785 यानी कि 1 साल बाद तिलका मांझी को 1785 में इसी कारण से क्या हुआ था कि बीच चौराहे में बरगद पेड़ के नीचे क्या हुआ था, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी तिलका मांझी को। और तिलका मांझी जो थे वो संथाल जनजाति से थे। संथाल जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें तिलका मांझी किस जनजाति से, संथाल जनजाति से संबंधित थे। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तिलका मांझी का जो मूल नाम था याद रखें तिलका मुर्मू। तिलका मुर्मू इनका मूल नाम था। और दूसरा एक और था जबड़ा पहाड़िया। तिलका मुर्मू और जबड़ा पहाड़िया इनका क्या था, तो इनका मूल नाम था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। तो याद रखिएगा सिद्धू, कान्हू और भैरव और चांद जो थे ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्हीं चारों भाइयों ने किया था। और संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो ये डेट याद रखिएगा 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला 7 नंबर कि कौन क्रांतिकारी यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं कहते हुए फांसी पर लटक गए थे, तो ये कहते राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल से याद रखिएगा काकोड़ी कांड। तो देखिए काकोड़ी जो कांड हुआ तो वो डेट याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ था कि काकोड़ी कांड हुआ था। और जब काकोड़ी कांड हुआ था ना, तो उन्हीं के चलते क्या हुआ था कि इनको फांसी दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को सॉरी इनको नहीं, मतलब चार लोगों को फांसी दिया गया था। मतलब काकोड़ी षड्यंत्र केस में 4 लोगों को फांसी दिया गया था। और याद रखिए 4 लोगों का नाम मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा है अशफाक उल्ला खां, तीसरा है रोशन सिंह और चौथा है राजेंद्र लाहिरी। ये चारों का नाम याद रखिएगा। और ये काकोड़ी कांड जब हुआ था ना, काकोड़ी कांड का योजना जो बनाए थे ये राम प्रसाद बिस्मिल ने ही काकोड़ी कांड की योजना को बनाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि भारतीय रेलवे में विविध संस्कृतियां के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो देखिए सभी रेलवे, जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को जब रेलवे की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो याद रखिएगा
कि तो सभी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है। तो इसमें गांधी जी ने कहा था कि भारतीय रेलवे में विविध संस्कृतियां के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज तो अपने फायदे के लिए रेलवे की शुरुआत की थी। तो याद रखिए रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ये याद रखिए 34 किलोमीटर तक चला था डलहौजी के शासन काल में। अब देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने एक कहा था, कटाक्ष किया था, क्या किया था, क्योंकि जब रेलवे की शुरुआत हुई थी ना तो उस टाइम भारत के जो भी जनता थे ना बहुत खुश थे, तो अंग्रेज को देख के बहुत खुश थे। तो उन्होंने एक कटाक्ष किया था, यानी कि उन्होंने एक लाइन कहा था कि भारत के रेलवे का विकास वैसा ही है जैसे दूसरे की बीवी को देखकर खुश होना। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि आप भारतीय लोग खुश मत होइए, क्योंकि अंग्रेज अपने फायदे के लिए इसको निर्माण किया गया। तो भारत के रेलवे का विकास वैसा ही है जैसे दूसरे की बीवी को देखकर खुश होना। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे अर्नाल्ड ने क्या कथन कहा था। तो अर्नाल्ड ने कहा था कि भारत में रेलवे के विकास ने वह कर दिखाया जो अकबर और टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर पाए। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला हो तो उस देश में आधुनिकीकरण का विकास किया जा सकता है। तो याद रखिए सबने अपना अपना मत दिया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में 2 रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल, याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेट्रो रेल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइपिंग, मेट्रो रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। देखिए दिल्ली में जो मेट्रो रेल परियोजना अगर हम बात करते हैं ना, कि सबसे पहले मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत वेस्ट बंगाल में हुआ था, आपको पता है पश्चिम बंगाल में हुआ था, 1984 में हुआ था पहली बार मेट्रो की शुरुआत। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो की भी शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो वेस्ट बंगाल में हुई है। अगर हम बात करते हैं किसके सहयोग से, तो जापान और कोरिया, ये दोनों का नाम याद रखिए, जापान और कोरिया के सहयोग से देश में बनाई गई थी ये दिल्ली में मेट्रो रेल को बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं दिल्ली में पहली बार मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर, याद रखिए 25 दिसंबर 2002 को चला था दिल्ली में। ये 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाया गया था, 30 हजारी से शहादरा के बीच चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 10 नंबर के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है कि भारत का जो लिंगानुपात है 943 है, यानी कि 943, 1000 पुरुष पर 943 महिला ही है। अगर हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पे हो जाएगा पुडुचेरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपका पुडुचेरी में है। पुडुचेरी मतलब क्या, 1037 महिला, यानी कि 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। अगर बात करते हैं सबसे कम कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन व दीप में, दमन व दीप में 618 महिला है 1000 पुरुष पर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है। देखिए उलंग किस्म की जो चाय होती है ना वो ताइवान में पैदा होती है। ताइवान की राजधानी क्या है, तो ताइपे है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में ना, तो भारत में 2 प्रकार की चाय होती है, एक होता है असमी या बोहिया चाय, असमी बोलिए या बोहिया चाय, दूसरा होता है चीन चाय, ध्यान रखिए चीन चाय। अगला 12 नंबर कि ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है। देखिए ब्राह्मणी हो गया, बैतरणी हो गया, तेल हो गया, इब हो गया, मांड हो गया, जोक हो गया, ये सब जो है आपकी गोदावरी की, सॉरी ये आपकी है महानदी की सहायक नदी है। किसकी, तो महानदी की। ब्राह्मणी, बैतरणी, तेल, इब, मांड, जोक, ये सब है जो महानदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं कृष्णा की, देखिए कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है, याद रखिएगा कि हो गया भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा, ये किसकी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मालप्रभा। अगर हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी की जो सहायक नदी उसका नाम याद रखिएगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा। वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगर बात करते हैं नर्मदा की, तो नर्मदा की सहायक नदी है और संग, तवा, बजर, बंजर, शेर, हिरन, यानी कि और संग, तवा, बंजर, शेर, हिरन, जो ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 13 नंबर कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखिएगा कि आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। और आइसलैंड द्वीप जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा कि आइसलैंड द्वीप जो है वो आपके, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आइसलैंड द्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हवाई द्वीप। अगर हम हवाई द्वीप की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप, और याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा। तो क्वेश्चन आता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। अगर बात करें जावा द्वीप को, तो देखिए इंडोनेशिया में यह द्वीप है। याद रखिएगा कि सबसे अधिक द्वीपों वाला देश कौन है, तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा, यहाँ की लगभग 13,000 जो है यहाँ पे द्वीप है। 13,000 से अधिक ज़्यादा क्या है यहाँ पे द्वीपों की संख्या है, ध्यान रखिए। अगला है आपका होंसू द्वीप। तो आपको पता है कि होंसू द्वीप की बात करें तो ये जापान में है होंसू द्वीप। और याद रखिएगा जापान की राजधानी जो टोक्यो जो है ना, यही होंसू द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड द्वीप। अगला आपका 14 नंबर की
स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि स्वप्निल मीनारों वाला जो शहर वो ऑक्सफोर्ड यानी कि इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है स्वप्निल मीनारों वाला शहर। किसे? तो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को। तो याद रखिएगा सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को कहते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। बहरीन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि संविधान में एक असंसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये आपका बिल्कुल सही है। संसद की सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, तो ये भी आपका सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो देखिए ये आपका ना ये अगर हम बात करते हैं ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। तो देखिए मंत्रिमंडल की सदस्य जो है ना लोकसभा और राज्यसभा दोनों की है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त कर रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो अनुच्छेद 169 में। तो देखिए अगर किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद, आपको पता है कि 6 राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों, तो ध्यान रखिएगा 6 राज्य में है, तो कमेंट करके बताइए 6 राज्य का नाम, ठीक है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 169 में यह वर्णित है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 168 की, तो देखिए राज्य विधानमंडल की जानकारी जो देता है वो कौन देता है? अनुच्छेद 168। राज्य विधानमंडल की जानकारी कौन देता है? तो अनुच्छेद 168। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 170 की, तो याद रखिए विधानसभा में संरचना के बारे में बताता है कौन? तो अनुच्छेद 170 विधानसभा के संरचना के बारे में अनुच्छेद 170 बताता है। और अनुच्छेद 170 ही कहता है कि कम से कम विधानसभा में सीटों की संख्या कम से कम 60 होगी और अधिक से अधिक जो होगी वह 500 से अधिक विधानसभा में सीट नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। और अनुच्छेद 171 देखिएगा, अनुच्छेद 171 है कि विधान परिषद के संरचना के बारे में बताता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला है 17 नंबर की नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। देखिए अगर हम बात करते हैं कि पहली बार, तो देखिए पहले 1989 से पहले मताधिकार का जो उम्र था वो 21 वर्ष था। लेकिन याद रखिएगा कि राजीव गांधी के समय, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक। तो राजीव गांधी ने को ऐसा लगा था कि अगर 21 वर्ष से अगर कम नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हार सकते हैं चुनाव को। तो राजीव गांधी ने क्या किया कि 1989 में 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था राजीव गांधी के समय में 1989 में। और याद रखिएगा ये जो हुआ था वो 61वां संविधान संशोधन 1988, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी 1989 में दिया गया था। तो ये भी याद रखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और पहली बार जो आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में, याद रखिए 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। 18 नंबर की मसालों का बागान कहा जाता है, तो आपको पता है कि केरल को कहा जाता है। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? देखिए संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को, यह अनुच्छेद 88 कहता है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि संसद को संबोधित करेगा भारत के महान्यायवादी, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। याद रखिए संबोधित कर सकता है लेकिन महान्यायवादी मतदान संसद में नहीं कर सकता है। और भारत का सबसे बड़ा वकील कानूनी सलाहकार होता है कौन? तो भारत के महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के मामले में, तो आपको पता है कि जनसंख्या के मामले में सबसे पहला कौन सा स्थान है, किसका है? तो यूपी का है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र का है, उसके बाद आपका बिहार का है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। और चौथा नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल और 5वां नंबर पर है आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार 5वां नंबर पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कनिष्क की, तो कुषाण वंश का महानतम शासक एवं तीसरा शासक कौन था? तो कनिष्क का। कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसी समय क्या होता है कि शक संवत चलाया था। 78 ईस्वी में कनिष्क चलाया था और इसके चलाने के ठीक 3 साल बाद 81 ईस्वी में क्या हुआ था कि सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि यही है 81 ईस्वी सन, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? देखिए दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के सीमा के जो बीच से कौन था? सिंधु नदी था।
आपको पता है कि मंगोलों का जो सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ है ना अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। अगला 23 नंबर की कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? देखिए महबूब ए इलाही जो है वह कौन सूफी संत कहलाता था? तो याद रखिएगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो याद रखिएगा कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाता था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो इनका शिष्य था अमीर खुसरो, ठीक है, इनके शिष्य का नाम क्या था? अमीर खुसरो। अगर हम बात करते हैं क्या कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो ख्वाजा उस्मान रूहानी, ख्वाजा उस्मान रूहानी। अगर हम बात करते हैं बाबा फरीद, तो बाबा फरीद तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के गुरु शिष्य कौन थे? तो बाबा फरीद थे। अगर हम बात करते हैं बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो देखिए दस्तार बंदान जो है ना ये उलेमा कहलाते थे। उलेमा कहने का मतलब मुस्लिम धर्म के गुरु को उलेमा कहा जाता था। अगला 25 नंबर के औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? देखिए औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं ना, औरंगजेब के पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजहां था, ठीक है। और औरंगजेब के जो टोटल भाई थे ना 14 भाई बहन थे, जिसमें से जहां आरा जो थी वो सबसे बड़ी बहन थी और रोशन आरा भी इनकी बहन थी। तो याद रखिए किसको प्रदान किया था? तो जहां आरा को प्रदान किया था। किसने? तो औरंगजेब ने। अगला 26 नंबर देखिएगा कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था वो कौन था? देखिए अगर हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की, तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 19 या 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो जब बंगाल विभाजन की घोषणा की थी तो जब इसके बंगाल का जब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाया गया था? सर एंड्रूज फ्रेजर को बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर के ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। देखिए ब्रिटिश पत्रकार जो H.W. नेविल्सन जो जुड़े थे वो किससे जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से। आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? डेट लिख लीजिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो ये भारत में पहला जन आंदोलन था जो 1920 से शुरू हुआ था। 1922 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये क्या हो गया था? चौरी चौरा कांड में ये समाप्त हो गया था असहयोग आंदोलन। अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में चलाया गया था, ठीक है। देखिए अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, तो इसमें इसके ना कोई नेतृत्व करता नहीं थे, क्योंकि 8 अगस्त 1942 के तहत क्या हुआ था कि 0 आवर के तहत जितने भी यहाँ के जो कांग्रेस जो भी नेता थे सभी को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसा कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के कोई भी नेतृत्व करता नहीं थे। तो 1942 में शुरू हुआ था, 1944 तक चला था ये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला 28 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, तो पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा था दादा भाई नौरोजी को, और ये पारसी समाज से थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए में देखिए कि वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। आपका बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तो ये भी आपका बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपको पता है कि 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य रहे थे दादा भाई नौरोजी और एकमात्र भारतीय थे। और अगर बात करते हैं उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये आपका गलत है। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अब एक में क्या है, पहला बार की थी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरा बार किए थे 1893 के लाहौर अधिवेशन में, और तीसरा बार किए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और याद रखिएगा जो तीसरा बार जो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किए थे तो उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर देखिएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। वो पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके तहत सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हंटर आयोग जो गठन हुआ था उसमें बताया गया था कि 379 यानी कि 379 लोग ही मारे गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारतीय डेटा के अनुसार जो इसमें लोग मारे गए थे वो 1000 से ज़्यादा और 5000 से ज़्यादा क्या थे? लोग घायल थे। तो ऐसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का
संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो किसने लिया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर किचलू ने। डॉक्टर किचलू ने क्या किया था कि 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। अगला 31 नंबर की दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये याद रखिएगा कि वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देखिए 33 नंबर की राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ये 1986 में इसका गठन हुआ था और बना था, और गंगा नदी पर ये बना हुआ है। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है सदिया से धुबरी को जोड़ता है, आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम तक जोड़ता है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है वह काकीनाडा से पुडुचेरी को जोड़ता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला 34 नंबर की निम्न से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो देखिए कौन सा है? तो याद रखिए स्टेपीज। स्टेपीज जो है वह शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि शीतोष्ण घास के मैदान, तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं वेल्ड्स की, तो दक्षिण अफ्रीका में ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और प्रेरीज की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 35 नंबर की वायुदाब सबसे कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में। सबसे कम वायुदाब कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में। 36 नंबर की जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो किस पे आत्मनिर्भर है? तो ये तांबा में क्या है? तो जापान आत्मनिर्भर है। अगला 37 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? तो 14 दिन पहले भारत को अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा चलाया जाता है ये महाभियोग। और याद रखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि यह भंग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा के कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो नहीं, इसके सदस्य कम से कम 30 वर्ष, याद रखिए कम से कम आपका 30 वर्ष के होने चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? देखिए अगर हम बात करते हैं नालंदा परियोजना की, तो याद रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 2014 से यह परियोजना चलाया गया था। 2014 से यह परियोजना चलाया गया था 2014 से यह परियोजना चलाया गया था और इसमें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 40 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला 41 नंबर की भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो कौन है? तो याद रखिएगा ये कोरोमंडल तट। और याद रखिए कृष्णा डेल्टा ये कहाँ है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा डेल्टा। अगर हम बात करें कोरोमंडल तट की, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है ये कैप कैमोरिन कहाँ है? तो याद रखिए कैप कैमोरिन जो है आपका ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। और कैप कैमोरिन भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कैप कैमोरिन है। तो याद रखिएगा कि भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कैप कैमोरिन है, ये भी ध्यान रखिए। अगर बात करते हैं उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। मालाबार तट जो है आपके केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। कोंकण तट ना महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं लव कुश बैराज, तो ये आपके गंगा नदी पर है यूपी में। और बात करें रिहंद बांध, ये रिहंद नदी पर है यूपी में। और शारदा बैराज की बात करें तो शारदा नदी पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो याद रखिएगा बैकाल झील को, जो रूस में है, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और याद रखिएगा विश्व का सबसे गहरा झील है बैकाल झील, जो रूस में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है आपको 44 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि स्थानीय स्वायत्त का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को भारत में लोकप्रिय वायसराय के नाम से जाना जाता है और अलोकप्रिय वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। अगला है 45 नंबर की सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए सूचना का अधिकार की हम बात करें तो सूचना का अधिकार जो है वह 2005 में पारित किया गया था और यह एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 46 नंबर की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है तो ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध से। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। अगर हम बात करते हैं समान सिविल संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 में है। अगर बात करते हैं नागर पालिकों के गठन का संबंध जो है वह अनुच्छेद 243 में है। अगर हम बात करते हैं कर्मकारी के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का संबंध जो है वह अनुच्छेद 43 में वर्णित है। अगला 47 नंबर की राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को ये हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को हर एक साल मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाचन यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। 48 नंबर की हाली पद्धति संबंधित है। तो याद रखिएगा कि हाली पद्धति जो संबंधित है वो बंधुआ मजदूर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 49 नंबर के विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है ना, इसका नाम है याद रखिएगा रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो इंग्लैंड के क्यू शहर में। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान का नाम क्या है, तो याद रखिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो इंग्लैंड के क्यू शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत की बात करें यानी कि एशिया का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जगदीश चंद्र बोस वनस्पतिक उद्यान है। याद रखिए एशिया का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन है, तो जगदीश चंद्र बोस वनस्पतिक उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किसे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। देखिए रेड इंडियन को उत्तरी अमेरिका के निवासी कहा जाता है और इनका संबंध जो है वह मंगलोलाइट से याद रखिए मंगलोलाइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 2 आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और हाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हूँ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। इसी टाइप के आपको वीडियो बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।